नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी बिहार पुलिस के लिए जो आपका जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है, तो उन 40 में से आज आप 33वें क्रमांक की वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे सीरीज आपको फॉलो करके जाना है अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला हैं या फिर बिहार एसएससी बिहार दरोगा, यूँ कहें कि राज्य सरकार यानी बिहार के अंदर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, जहाँ पे जीके जीएस की क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, तो आपको अच्छे से फॉलो करके जाना है। इस बात की जो फ़ायदा है आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। जैसा कि आज तक विभिन्न एग्ज़ाम के ऊपर अगर आपने मेरा पीडीएफ पढ़ के एग्ज़ाम दिया होगा तो इसकी फ़ायदा समझ में आ ही गई होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारे क्लास में एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, है ना, जो जहरीले होते हैं। ये फैक्ट को आपको विशेष रूप से कवर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पे बिहार के 2 स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह 2 स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, ये परसों की बात है, चूँकि एग्जाम में मैं अभी मानता हूँ 1.5 महीना से ज़्यादा का समय है, तो आपके ये क्वेश्चन आने के लिए एकदम बेकरार है। तो ये नागी और नकटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये जो प्रोग्राम हुआ कैसे सेट हुआ, कैसे रामसर स्थल का दर्जा मिल गया इनको, तो थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा 18वीं जो लोकसभा चुनाव का वोट काउंटिंग है, ये 4 जून को हुआ। जो रिजल्ट आया आप सबके सामने है ना। तो 5 जून को फिर क्या होता है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं सन 1973 से। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार बिहार में जो जेडीयू है ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए इस लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, तो वोट काउंटिंग के अगले दिन ही बिहार के ये 2 स्थल को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये नागी और नकटी है ना। यहाँ पे मुझे वोट काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं था, बस मैं ये बता रहा हूँ कि बिहार के 2 स्थलों को जो है दर्जा मिला है और बिहार की जो पार्टी है जेडीयू, ये अच्छा प्रदर्शन किए हैं। ठीक है, प्रसिद्ध नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जुमई जिले में है। किस जिले में है? जुमई जिले में है। देखिए, ये दोनों की भौगोलिक स्थिति काफ़ी आसपास है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, इसीलिए इन दोनों को एक ही जगह लिखा जरूर जाता है, लेकिन ये 2 अलग अलग नामें हैं। यहाँ कई विदेशी पक्षियों का आवागमन रहती है, जैसे जो प्रवासी पक्षी आ जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो यहाँ भी देखने को मिल जाता है अपने को। यह दोनों पक्षी अभयारण्य अब रामसर साइट में शामिल कर लिए गए हैं। इस प्रकार भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़ के कितने हो गए हैं दादा? 82 हो गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2 फरवरी 2024 से पहले अपने पास रामसर साइट की संख्या यानी दिसंबर 2023 तक 75 था। फिर एक झटके में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पे 5 रामसर साइट आए तो 80 हो गए, और अभी आपने पर्यावरण के अवसर पे दिवस के अवसर पे देखा 2 और आ गए, तो कितने हो गए? 75, 5 80 और 2 82। गणित में तो आप तेज हैं ही, है ना। इसके अलावा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में वर्ष 2021 में पहली बार कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, और बिहार के न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि कलरव पक्षी जो आपका महोत्सव है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किए गए हैं। याद रखिएगा, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व या पूर्ण रूप से नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, तो इन्हें ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये जो है चंपारण में है, वो भी पश्चिमी चंपारण में, क्योंकि चंपारण भी 2 है, पूर्वी पश्चिमी। इसके अलावा बिहार का पहला रामसर स्थल झील जो है ये 2020 में, है ना, 2020 में, है ना, बेगूसराय स्थित, है ना, कबर झील को दिया गया था। यहाँ पे नहीं लिखा है क्या कबर झील है, यहाँ पे लिखने की कोशिश किया गया है लेकिन ये मिट गया है, वह नहीं लिख पाया है। इसका नाम है कबर झील या कबर ताल, है ना। इसे जो है 2020 में पहली बार कोई स्थल था जो रामसर साइट में शामिल हो रहा था। यह कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में स्थित है ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बेगूसराय है ये इस समय सभी शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के तौर पे जो है लिस्टेड हुए हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। इसके अलावा भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपको कहाँ पे मिलेगा? तो चिल्का झील हमारे इंडिया में सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, ये उड़ीसा के अंदर है।
जहाँ पे आप गोल्डन बीच भी देखेंगे उड़ीसा के अंदर, है ना। इसके अलावा नंदन कानन देखेंगे, उदयगिरी का गुफा देखेंगे, कोणार्क की मंदिर देखेंगे, लिंगराज मंदिर देखेंगे, ये सब उड़ीसा में है। केवला देवी कहाँ पे है? ये आरजे के अंदर है, राजा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे आप केवला देवी देखेंगे, रणथंभौर देखेंगे, है ना। तो केवला देवी और चिल्का को पहली बार रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बाद में अभी पिछले साल ही भारत का पहला रामसर शहर कौन सा बन गया है? तो उदयपुर शहर को भारत का पहला रामसर सिटी का दर्जा दिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है, भाई उदयपुर का निर्माण किसने किया था? तो उदय सिंह सेकेंड ने किया था। कौन किया था? उदय सिंह सेकेंड ने किया था, ठीक है। इसके अलावा एक जयपुर पूछा जाता है, जयपुर का निर्माण किसने किया था? तो ये जय सिंह सेकेंड ने किया था। तो दोनों याद रखने में काफ़ी अच्छा है, उदयपुर का उदय सिंह सेकेंड, जयपुर का जय सिंह सेकेंड। वर्तमान समय तक सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है। एक क्वेश्चन को करेक्ट कीजिएगा अगर आप बहुत पहले पढ़ रहे हैं तो, कि भाई जीआई टैग जो है अभी एक झटके में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे चीज़ों को जीआई टैग दे दिया गया। तो इस प्रकार से यूपी टॉप लिस्ट में आ गया है जीआई टैग के मामले में। तो रामसर साइट के मामले में आपका तमिलनाडु हो गया और जीआई टैग के मामले में अब उत्तर प्रदेश हो गए हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि 2024 के अवसर पे 5 नए रामसर स्थल, जैसा कि मैंने बताया 75 से 80 कैसे हुआ, तो ये 5 आपके सामने हैं, जिसमें कर्नाटक से 3 है और तमिलनाडु से 2 है। कर्नाटक से है अंक समुद्र, अधनासनी, मगधी केरे, है ना, और तमिलनाडु से है कराईबेट्टी, लॉन्गवुड, सोलाबन रिजर्व। तो ये जो है आपके 2 तमिलनाडु के और 3 जो है कर्नाटक से आए थे इस बार के आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पे। वर्ष 2023 के अंत में 2 नए स्थान जिसे यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया। देखिए, रामसर आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करता है यूनेस्को, जो है एक धरोहर, ये विश्वव्यापी धरोहर बनाता है किसी भी चीज़ को। ये हर देश का जो है जो भी है अपने संरक्षण में लेते हैं, अपने लिस्ट में शामिल करते हैं, तो उससे पर्यटक स्थल वगैरह को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में बात करें तो 2023 के अंत में 2 नए साइट शामिल हुआ। भारत के लिहाज से हम भारत की चीज़ पढ़ते हैं, है ना। तो ये है आपका भैया कौन सा? शांति निकेतन और होयसल का मंदिर समुद्र, द्वार, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था, होयसल की मंदिर समूह बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनेस्को में साइट की संख्या बढ़ के हो गया 42। इससे पहले यूनेस्को में 38 था। फिर है ना 2021 में आपका रंगप्पा मंदिर और आपका धोलावीरा, ये दोनों एक साथ आया था। धोलावीरा प्रथम जो है आपके हड़प्पा कालीन साइट है जिसे यूनेस्को में जगह दिया गया, तो 38 से 40 हुआ था। फिर 2023 के लास्ट में आपका शांति निकेतन, जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किए गए, हालांकि इनके पिता स्थापित किए थे, लेकिन चूंकि ये शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए संस्था शांति निकेतन था, तो इस स्वरूप में यानी शिक्षण पठन पाठन के उद्देश्य से रविन्द्रनाथ टैगोर इसे जो है एस्टैब्लिश किए थे और बाद में ये विश्व भारती बन जाते हैं। और होयसल का मंदिर समूह तो 40 से बढ़ के हो गया 42 और अभी रामसर कितने हो गए? 82, तो 40 का गैप है दोनों में। हाल में ही बिहार के पटना में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। इसके उद्घाटन नीतीश कुमार साहब भी थे उनमें, तो ये हो गया। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये बिहार के भागलपुर में स्थित है ना। ये आज की बात नहीं, ये पुरानी है। और ये जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये अभी हुआ है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया था। 2024 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम रखा गया था, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, इस प्रकार के इनके थीम रखे गए थे। विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या था? शांति के लिए जल। और इत्तेफाक से जिस दिन विश्व जल दिवस आप मनाते हो उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी एक बात आपको ध्यान रखना है, हालांकि आप ध्यान रखे होंगे। अब थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, ये जो आप पेपर कटिंग देख रहे हैं, ये हमारे ई बुक में, ई बुक का जो है ई बुक के जैसा ही आपका टॉपिक बैच का, जिसमें 18 से अधिक टॉपिकों को लेकर बनाया गया है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, है ना। इसके अलावा पड़ोसी देश हो गया, नृत्य हो गया, फोक डांस हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय भाषा हो गया, 2024 के करंट अफेयर हो गए, है ना, खेल खिलाड़ी हो गए, जो भी है इस प्रकार से, है ना। 24 से अधिक सभी प्रकार के समाज सुधारक समाज हो गए, ये सब जो भी है 18 से अधिक टॉपिक का बुक हो गया, राइटर हो गया, तो ये मिल जाएगा। तो इनका ये
बुक है। आप टुडे एग्जाम की कोई सी भी परचेज करते हैं, इस पर आपको ये वाला जो ई बुक है टॉपिक बैच का खाली वो मुफ्त दिया जाता है। ये 30 क्लास है, एसएससी के सभी एग्जाम पे भारी पड़ने वाला है, आप ले सकते हैं, जिसमें अभी 10 क्लास हुए हैं, है ना। इसके अलावा ये रेलवे का है, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम आपको 2024 में देने हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम, है ना, तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइंस ज़्यादा करते हैं, ये मानते हुए कि आप स्टैटिक्स जीके जो है हमारे ई बुक या अन्य वीडियो से कवर कर रहे हैं, है ना। और ये ई बुक का लुक है, तो आप जो भी चाहिए कंटेंट आप ले सकते हो। कंटेंट जो आपको मिलेगा हमारे पास बिहार एसएससी बिहार पुलिस का मिलेगा, बहुत मिनिमम प्राइस पे है ना, प्राइस इतने की 50 से नीचे ही है। एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जो भी होते हैं एसएससी का एग्जाम, उसके लिए ई बुक का प्राइस रखा गया है 99, और जो न्यू सीरीज एसएससी का चल रहा है इसका प्राइस है 49। दोनों को जोड़ते हैं 148 होता है, लेकिन अगर ये दोनों आप एक साथ लेते हैं तो 124 में मिल जाता है। 124 में कौन पेड कोर्स के जैसा मटेरियल देगा भाई, जो ये भी बोलेगा कि 70-75% क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएगी, कोई बोलता है क्या, लेकिन मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको कोई सा भी चाहिए, ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सअप मैसेज के जरिए ले सकते हैं, या फिर इसी मोबाइल नंबर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक क्लिक करके भी मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला इस्लाम धर्म के पहले हस्ती कौन थे? तो ये भैया अल-बरूनी। अल-बरूनी साहब काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी ज़्यादा विद्वान पर्सन थे। अल-बरूनी का वास्तविक नाम भी देखा गया एग्जाम के अंदर, अबू रेहान था, है ना। क्या था नाम इनका? अबू रेहान था। 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, जहां गजनवी आक्रांता बन गए, वहीं पे अल-बरूनी साहब जो हैं लेखन पाठन का काम जारी रखा, और इन्होंने जो है इतिहास में एक अमूल्य धरोहर छोड़ के गए। अल-बरूनी के किताब में किताबुल हिंद काफ़ी फेमस है, जो उस समय का इतिहास देखने को मिलता है इनके किताब में। इनके अलावा भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में, है ना, 712 ईस्वी में दाहिर के काल में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अकबर के काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया गया था, इसीलिए अकबर के शासनकाल को मुगल काल में साहित्यिक स्वर्ण काल कहा गया है ना, साहित्यिक स्वर्ण काल कहा गया है अकबर के काल को, ठीक है। तो ये जो है आपका साहित्य के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनके दरबार में जो 9 आपका जो विद्वान लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। तो इन्होंने बदायूनी को ये श्रेय दिया है कि ये भाई महाभारत का अनुवाद करने में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। और जो महाभारत अनुवाद हुए है ना फारसी में, तो इनका नाम रखा गया रज्मनामा। क्या नाम रखा गया? रज्मनामा। आज भी रेलवे पूछता है रज्मनामा किस पुस्तक की शीर्षक थी, तो महाभारत। और महाभारत को भी अपने आप में जय संहिता कहा जाता था उस समय। भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करेंगे तो अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में है। अकबर द्वारा संचालित दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट करने वाले प्रथम हिंदू बीरबल थे। और बीरबल का ओरिजिनल नाम भी पूछता है, अब तो नहीं पूछेगा, ये बहुत पुराना हो गया है ये क्वेश्चन। तो ये महेश दास हुआ करता था। मुगलों के औरंगजेब के शासनकाल में, है ना, सेना में सबसे अधिक हिंदू जो है भर्ती हुए थे। तो ये बात भी आपके एग्जाम में आता है कि किस मुगल शासक के काल में अधिकांश सेना हिंदू से थे, तो आपका हो जाएगा औरंगजेब। फाइब्रोजिनेन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर में कहाँ से होती है? तो ये यकृत में होती है, लीवर में होती है। मानव शरीर में जो यकृत है ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अगर अंतःस्रावी, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, है ना, ऐसा पूछता है तो फिर आंसर बदल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो यकृत होगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? अब2। क्या हो जाएगा? अब2 हो जाएगा। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कहेगा तो, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहेगा तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात कर लेंगे तो अग्नाशय होता है। ये ग्रंथि मिश्रित और, है ना, अंतःस्रावी और बहिस्रावी कैसे नाम दिया जाता है? तो हार्मोन और एंजाइम के उत्पादन के अनुसार दिया जाता है। चूंकि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नाशय से कई सारे एंजाइम तो निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। साथ ही आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा जो हार्मोन है ना। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालने के कारण एंजाइम यानी अग्नाशय यानी पंक्रियाज जो है ये मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का काम करता है, ठीक है। मैंने बताया था एंजाइम जो है किसी विशेष पार्टिकुलर जगह पे ही शरीर में काम करता है, जबकि जो हार्मोन है वो पूरे बॉडी पे असर डालता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा
यकृत की वज़न भी पूछ दिया करता है। वैसे इसका ओरिजिनल वज़न 1350 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक है ना, लेकिन 1.5 किलो से 2 किलो आपका आंसर होता है। तो जो भी इस रेंज में आपके ऑप्शन होंगे आप आंसर को टिक करेंगे। यकृत प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में तथा कार्बोहाइड्रेट के वसा में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है भाई, कर देता है ज़रूरत पड़ने पे। यकृत में पित्त का निर्माण होता है जो भोजन के पचाने में मदद करते हैं। पित्त जो है वाइल जो है कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है क्योंकि इसका जो आपका pH वैल्यू होता है वो मोर देन 7 होता है। हल्के पीले कलर का है पित्त। ठीक है, इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन के रूप में भंडार करके रखते हैं। ग्लूकोज को भंडार करके कौन रखता है, शरीर के अंदर यकृत रखता है, ये ना। फाइब्रोजिनेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो क्या काम करता है शरीर के अंदर, तो ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है ना, ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। देखिए यकृत से एक तो फाइब्रोजिनोन निकलता ही है, इसके अलावा एक और प्रोटीन निकलता है हेपेरिन, ये भी प्रोटीन का फॉर्म है ना। हेपेरिन भी जो है आपका प्रोटीन का फॉर्म है। ये क्या करता है कि बिना मतलब शरीर में ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। देखिए ब्लड क्लॉट ज़रूरत पड़ने पे होना चाहिए, जैसे कोई कट पट गया तो वहाँ पे है ना एक दीवार का काम करने के लिए ब्लड क्लॉट होना चाहिए, नहीं तो पूरा खूनमा बह जाएगा तो जी नहीं पाएंगे। और बिना मतलब के भी ब्लड अगर शरीर में जम गया तो सर्कुलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। जैसे सांप वगैरह काट लेता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने से जो है ब्लॉकेज हो जाते हैं नर्व वगैरह, तो वहाँ क्या है ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क तक पहुँच नहीं पाता, आदमी छटपटा के जो है प्राण त्यागता है। तो ब्लड बिना मतलब क्लॉट भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि क्लॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कट पट जाए तो क्लॉट भी होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए प्रकृति ने बड़ा बैलेंस चीज़ बनाया है, एक फाइब्रोजिनेन और एक हेपेरिन, है ना। वैसे विटामिन के बाहरी स्रोत है जो ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। यूरिया का निर्माण भी यकृत में ही होती है, जो किडनी के प्रक्रिया के से जो किडनी का क्या काम है, शुद्धि का मतलब अवांछित पदार्थ को बाहर निकालने में छन्नी का काम करता, तो जो मूत्र वगैरह के रास्ते यूरिया बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी के रोगी के लिए ही किया जाता है जिसका किडनी जो है नेचुरली काम नहीं करता है, यानी जो अवांछित पदार्थ है शरीर का जो टॉक्सिक है वो बाहर नहीं निकल रहा होता है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। इनके अलावा रोलिंग प्लान की अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है। देखिए रोलिंग प्लान जब भी आए आपको जनता पार्टी की सरकार मन में आएगा। ये 1977 की बात है, हालांकि इसकी ईस्वी 1978 से 83 हुआ करता है। मोरारजी देसाई की सरकार के समय की बात है। और मोरारजी देसाई साहब वो प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, यानी कांग्रेस से हट के किसी अन्य पार्टी की प्रधानमंत्री थे, यानी जनता पार्टी की प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए जनता पार्टी एक अलग था, है ना। तो ये गुरनाल मिर्डल है। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के समय 1978 में लाया गया था। रोलिंग प्लान की जो अवधि है 1978 से 83 रखी गई थी, लेकिन फिर तख्ता पलट हो जाती है और सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाती है और उस समय इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री। तो 1980 में इसे ब्रेक करके नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि तय की जाती है 1980 से 1985। समझ में आया। देखिए जनता पार्टी आया, जनता पार्टी इन्होंने क्या किया, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 चल रहा था उसको ब्रेक करके 78 से 83 के लिए रोलिंग प्लान चला दिया। ठीक है, अब ये रोलिंग प्लान जब कांग्रेस आया तो क्या किया, उसको फिर से तोड़ दिया और 80 से 85 के लिए नए पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना चला दिया। ठीक है भाई, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डोमर और दोसरका का मॉडल था पीसी महालनोबिस। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी तक किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया है। बड़ा मुझे दुख होता है कि इतने कॉमन क्वेश्चन भी पूछूं तो आप जवाब नहीं दे पाते हो, या फिर देना नहीं चाहते हो, या फिर मन से पढ़ नहीं रहे हो। देखिए दोस्तों, मैं एकदम ईमानदारी सरस्वती साक्षी में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ रिजल्ट दिला दिया जाए और कोई मुझे लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं एक अभिभावक, एक भाई के तौर के जैसा आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, पढ़ाया हुआ आपका हुआ नहीं हुआ मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे पूरा मतलब है भाई, मुझे पूरा मतलब है। मुझे वो वाली खुशी की खबर चाहिए कि सर मेरा रिजल्ट हुआ। वैसे तो हर महीने हर सप्ताह 1-2 मिल ही जाता है ना। और ये भी मेरे लाइफ में एक पार्ट बन गया है कि मुझे
अजीब लेवल की खुशी मिलती है इससे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी कोशिश कीजिए, तभी होगा, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, अगर आप नहीं चाहोगे तो आपको कोई नहीं मतलब ये कर सकता है। बात समझ रहे हैं, फीलिंग को समझ सकते हैं आप। ये पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे मैंने एक बात पूछा था कि भाई भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो 29 जून को आप मनाते हो, ये किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? कोई भी बच्चा अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो ये पीसी महालनोबिस है भैया, प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो अवधारणा 1975 में आया था, हालांकि ये 1975 में जो है स्थापित हो गए थे। अब इंडिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं होते हैं। इस बैंक का टाई अप होता है नज़दीकी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से, उनके मदद से ये काम करता है। ये क्षेत्रीय इलाका में जो है मतलब सेवा देने का काम करता है। कई सारे ऐसे इंडिया में स्टेट है, जैसे सिक्किम है ना, इस सब में जो है आपका ग्रामीण बैंक कार्य नहीं करता है। फिर भी 75 में स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पास्ट में देखा गया है, राज्य सरकार के एग्जाम में ही देखा गया है कि क्षेत्रीय बैंक को कार्य विस्तारिता के सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो आप कहोगे दांतेवाला समिति। कौन भैया? दांतेवाला समिति। इसके ऑप्शन में नरसिम्हा समिति भी रहते हैं, है ना, राजा चलैया समिति भी रहते हैं। हालांकि ये सब भी कहीं ना कहीं बैंकिंग या टैक्स व्यवस्था से ही संबंधित है। लेकिन आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो ग्रामीण बैंक है उसके कार्य सुदृढ़ीकरण के लिए कौन सी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो दांतेवाला समिति आंसर मारना है। देखिए एसएससी सीजीएल पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन है, तो ये मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, है ना। इनके अलावा विश्व में पंचवर्षीय योजना का जनक जो है जोसेफ स्टालिन को माना जाता है। ये रसिया है, इसीलिए रसिया को पंचवर्षीय योजना रसिया का देन कहा जा सकता है। भारत के कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए। अंतिम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ये 2012 से 2017 रहा था, लेकिन बीच में 2015 में नीति आयोग बन गए थे और नीति आयोग जो है अब योजना बनाने का काम नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा 1969 से 1969 तक का जो समय था इसे योजना अवकाश का काल कहा गया, क्योंकि ये किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं शामिल है ना। ये आपका तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का समय है 1966 से 1969, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान समय तक कौन सा ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को गर्म करने में सर्वाधिक योगदान देती है? देखिए जो ग्रीन हाउस गैस है उनका काम ही है पृथ्वी को गर्म रखना, वातावरण को गर्म रखना, क्योंकि ये जल्दी ऊपर नहीं उठ पाते, ठीक है। तो जो आपका सबसे ज़्यादा पृथ्वी को गर्म करने में योगदान दे रहा है परसेंटेज के हिसाब से, तो ये आपका है भैया कौन? जलवाष्प, है ना। जलवाष्प के काफ़ी गुण होते हैं कि ये जो है 70% तक गर्म करने में मदद दे सकते हैं। देखिए प्रतिशत और क्वांटिटी ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। जैसे 100 में से अगर 20 वोट मुझे मिल गया तो मुझे 20% मिला, और 1000 में से अगर मुझे 100 वोट मिले तो मुझे 10 ही प्रतिशत मिले। तो यहाँ पे 20 मिलने के बाद भी 20% है और 100 मिलने के बाद भी 10% है। तो आप समझ रहे हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से जो पृथ्वी को गर्म करने की प्रवृत्ति है वो ग्रीन हाउस गैसेस में जलवाष्प की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आते हैं कि और कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है। तो सबसे फेमस ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इनके कई सारे सकारात्मक यूज भी है, नकारात्मक यूज भी है। तो जो सकारात्मक यूज है ये क्या है, तो भाई इसे जो है सबसे पहले तो ये भारी गैस होता है। कौन सा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी भारी गैस होते हैं। इसके अलावा सकारात्मक यूज में इसकी बात करेंगे तो अग्निशामक का काम करता है। अग्निशामक मतलब आग बुझाने का काम करता है। पेय पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल होते हैं, जो भी कोको कोला, पेप्सी, आजकल क्या आ गया भाई, एक लाल कलर का रहता है, चिंक या ऐसा कुछ नाम है पेय पदार्थ, एकदम लाल कलर का रहता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं पिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्प्राइट पिया हूँ भी बहुत कम बार। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टिंच कहते हैं ना, कौन सा क्या नाम है भाई, जाने दो। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता के कारण जो है अगर यहाँ पे मैं ये लिखा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर उपलब्ध नहीं होता तो आग बुझाना संभव नहीं है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता के कारण ही आग बुझाना संभव है। ये दोनों बात सेम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे के द्वारा भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आपने खाली सकारात्मक यूज देखा है, नकारात्मक यूज देखेंगे तो भाई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। इसके अलावा जो आपका मीथेन है ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, ओजोन भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है। देखिए प्रकृति में धान का जो खखड़ी फेंक देते हैं ना, खखड़ी समझते हैं, धान का खखड़ी। धान जो होता है ना, तो एक तो सॉलिड उसके अंदर चावल होता है, जब हम उसे निथारते हैं
हैं, मतलब फटकते हैं, है ना। तो जो खखड़ी होता है, फोकला वाला धान होता है, वो उड़ के भाग जाता है, उसका भी इस्तेमाल है। जब गोबर का उपला बनाते हैं तो उसमें मिला करके जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे प्रकृति में कितने भी की कोई भी चीज़ खराब हो जाए, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है अच्छे कामों के लिए। वैसे ही देखिए मीथेन, है ना, ग्रीन हाउस गैस है, काफ़ी सारे इस्तेमाल है, काफ़ी सारे जो गैस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, LPG वगैरह में भी होते हैं। इसके अलावा ये ओजोन जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का है, लेकिन यहाँ पे इनके बहुत बड़ा रोल है पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करने या रोकने में। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, इसका भी इस्तेमाल है, अस्पताल हॉस्पिटल में होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका इस्तेमाल नहीं है। CFC, इसका इस्तेमाल सकारात्मक जो है हमको नहीं लग रहा है ना, इसका नकारात्मक है, ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए ही है ना। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज वगैरह है वहाँ से निकल जाते हैं भाई, है ना। इसके अलावा मीथेन एल्केन समूह का प्रथम तत्व है। जैसे एल्केन का जो वास्तविक सूत्र है CnH2n+2 या सामान्य सूत्र इसे कहते हो, तो इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे CH4 निकलेगा, जिसे मीथेन कहते हैं। मीथेन को मार्स या दलदली गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन फिर पूछता हूँ कि भाई CnH2n+2, CnH2n है ना -2, CnH2n और कुछ नहीं, ना प्लस ना माइनस, इन तीनों में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? ठीक से सुनिएगा, इन तीनों में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है N2O होता है, हंसाने वाली गैस कहते हैं, निश्चेतक के रूप में, है ना, बेहोशी की स्थिति में लाने के लिए शल्य चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन घरेलू फ्रिज सबसे निकलता है, ओजोन परत को ह्रास पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स, SCO, सार्क, आसियान, इन चारों में से कौन सा एक है ना, जिसकी सदस्यता भारत के पास नहीं है? बताइए जवानों। तो ये जो है आसियान, इसमें भारत नहीं है, बाद में की जितने भी सदस्य देश है ये सभी में आपका मिल जाएगा। ठीक है। देखिए जो फ़ोन आ गया था एक, है ना। देखिए जो ब्रिक की स्थापना है ये 2009 में हुआ था। ये ब्रिक्स बनता है साउथ अफ्रीका के ऐड होने से। साउथ अफ्रीका आपका 2010 में ऐड होता है। तो इस प्रकार से ये 5 दल का समूह था। इसकी फॉर्मेशन 2009 में होती है, 2010 में आपका ब्रिक्स बन के तैयार हुआ साउथ अफ्रीका के ऐड होने से। तब तक ये एज इट इज चल रहा था, 5 सदस्यीय टीम था। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जनवरी 2024 के अंदर वैसे तो 6 देश आवेदन किए थे, है ना। कितने देश किए थे दादा? 6 देश आवेदन किए थे कि भाई मुझे भी सदस्यता दे दो, लेकिन 5 देश, वैसा नहीं कि मना किया गया कि तुमको नहीं देंगे, लेकिन अर्जेंटीना बाद में अपनी अर्जी जो है वापस ले लिया। तो इस प्रकार से जो 5 देश बच गए जिनको आपका सदस्यता दे गया, ये है भैया आपका ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और इजिप्ट है, और ये है इथोपिया। कौन है भाई? इथोपिया। तो इस प्रकार से जो है आपका 5 देशों को सदस्यता मिल गया, और आपका अर्जेंटीना अपनी जो है सदस्यता मतलब कहा कि मुझे नहीं चाहिए, कि जो कारण चाहे जो भी हो वो बैक कर लिए। तो ये आप 5 देश देख रहे हैं, यहाँ पे टोपिया लिखा गया है। हमें टोपिया में चावल नहीं गर्म करना है भैया, ये इथोपिया है ना। मैं इसे सही करके दूंगा, है ना। लिखता हूँ भाई तो एक आध जो है गलती होना ही है, मैं मानव हूँ और पूरे PDF लिखता हूँ। देखिए मुझे भी पता है BSSC की क्लास बहुत दिन हो गए, 40 वीडियो की सीरीज, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक कंटेंट मेरे मन मुताबिक नहीं होगा, मैं लिखूंगा नहीं, तब तक पढ़ाऊंगा नहीं, चाहे जितने भी समय लग जाए। जो कहिए ना है कहिए, है ना, लेकिन मैं दूंगा A1 चीज़। ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं चलता। बाद में की जो चीज़ नॉर्मल वे में ही आपको मिल जाए तो फिर टीचर की ज़रूरत क्या है? ठीक है। ब्रिक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर, है ना, अब देखिए ये था ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने थे ये भारत के KV कामत बने थे। KV कामत, इनके PNB से भी रिलेशन रहा था। अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये डिल्मा रौसेफ हैं। कौन है? डिल्मा रौसेफ है। ये आपके ब्राज़ील के भूतपूर्व महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इनके अलावा आसियान पे आते हैं। इसका
फुल फॉर्म भी पूछता है। देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म इसलिए नहीं बताया क्योंकि ब्रिक्स नाम के ऊपर है, ब्राज़ील, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, तो उसमें क्या फुल फॉर्म। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो इंडिया आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये सब समुद्री पार्ट है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो जो ये वाले रीजन का देश है ना, ये वाली रीजन का, तो ये है आपका आसियान का सदस्य देश। म्यांमार हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, ब्रुनई हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। तो ये जो है ये वाले पार्ट के जो भी देश हैं आपका इसमें आ जाता है, किसमें, आसियान में आ जाता है। आसियान की स्थापना 1967 में किया गया था, है ना। इसकी मुख्यालय आपको इंडोनेशिया जाकार्ता में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया जाकार्ता में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 11 है, पहले 10 गो था, लेकिन अंतिम सदस्य देश तिमोर लेस्टे को, है ना, अभी हाल में ही दर्जा दिया गया है, तो 11 सदस्यीय ये वाला जो है कॉम हो गया है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। अंतिम सदस्य देश अफगानिस्तान है। किसका, सार्क का, तो ये ध्यान रखेंगे। एससीओ का होता है द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई संगठन। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। मुख्यालय चाइना के बीजिंग में है और 2017 में भारत को इसमें शामिल किया गया था, दर्जा दिया गया था। बाद में एससीओ ने अपनी पर्यटक राजधानी जो है बनारस को घोषित किया गया था, किए थे। ये ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर। इसके अलावा दुनिया के किस देश में अब तक सबसे अधिक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करवाए गए हैं, तो ये अमेरिका में सबसे अधिक बार जो है आपका समर ओलंपिक का खेल जो है आयोजित करवाए गए हैं। 4 बार तो हो चुका है, 2028 में और एक बार लॉस एंजलिस में होंगे, तो 5 बार अमेरिका में हो जाएगा। तो अब तक का सबसे अधिक होस्टिंग कंट्री है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में 4 बार हो गया, यहाँ पे लिखा है। पहली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है 1896 एथेंस में हुआ था। देखिए ओलंपिक की इतिहास पुरानी भी है, जो बीसी में भी चला है 776 बीसी में, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक है ये 1896 में स्टार्टिंग पीरियड कुबर्टीन के प्रयास से माने जाते हैं। 1916, 1940 और 1944 ये 3 ऐसे सत्र हुए जब ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, खिलाड़ी नहीं आए जी, नहीं, विश्व युद्ध चल रहा था। जैसा कि आपको पता होगा 1914 से 1918 है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध है, और 1939 से 45 ये सेकेंड विश्व युद्ध है। तो इन दोनों में ही आपका ये तीनों ईस्वी आ जाता है। तो ये दोनों ही विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक का खेल होस्ट नहीं हो पाया। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये पेरिस में कराए जाएंगे। पेरिस में बात करें ओलंपिक का क्रम क्या है, तो ओलंपिक का क्रम है आपका 33वां। कौन सा क्रम है, 33वां। और ओलंपिक का जो आयोजन है ये पेरिस में कौन से टाइम हो रहे हैं, तो 3rd टाइम हो रहे हैं। इससे पहले आपका 1900 में और 1924 में कराए जा चुके हैं। बाद बाकी ओलंपिक की जो विस्तृत डाटा है, खास करके भारत को रिलेट करके, कब व्यक्तिगत पदक मिला, कब महिला पदक मिला, कब पहला स्वर्ण मिला, कब आखिरी स्वर्ण मिला, किस खेल में अधिक स्वर्ण मिले, अब तक कितने पदक मिले 35, अब तक कितने महिलाओं को पदक मिले 8, कितने महिला को व्यक्तिगत मतलब 7। तो इस प्रकार से जो है आपको सभी क्वेश्चन हमने पहले करवा दिया है। 2028 के 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में होंगे। 2032 के जो ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन में होंगे। भारत के बिग इवेंट में जो भी खेल होते हैं, बिग इवेंट वाले बड़े बड़े प्रतियोगिता होते हैं, ये में एक प्रथम एशियाई खेल का शुरुआत 1951 दिल्ली से हुआ था। दूसरी बार एशियाई खेल 1982 दिल्ली में हुआ था, और राष्ट्रमंडल खेल 2010 दिल्ली में हुआ था। क्रिकेट कई बार हुए हैं, हॉकी वर्ल्ड कप भी कई बार हुए हैं। तो ये बिग इवेंट है ना। फीफा वगैरह इंडिया में नहीं हुआ है। भारतीय संसद में शून्यकाल की अवधारणा कब आई थी, तो 1962 में आई थी। 1962 में जो है भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। अब ये शून्यकाल क्या होता है, तो प्रश्नकाल और अगले कार्यवाही के बीच का जो लगभग घंटे भर का समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल, इस अवधि के दौरान संसद के सदस्य पूर्व सूचना दिए बिना महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं, है ना। देखिए संसद में भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 4 मुख्य प्रकार के प्रश्न होते हैं। इनके अलावा आप शून्यकाल में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके लिए कोई पहले इंटीमेशन नहीं देना पड़ता है। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ संसद ही पूछ सकता है। संसद में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, तारांकित और अतारांकित, इन दोनों प्रश्न में क्या फ़र्क है भाई, तो तारांकित प्रश्न का आंसर जो है ये ओरली दिया जाता है, मौखिक रूप से ही दिया जाता है, और जो अतारांकित प्रश्न है इसका आंसर रिटेन में चाहिए होता है। तो ये
बेसिक डिफरेंस है। एक साल के साधारण अवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं, है ना, तो 3 सत्र, बजट सत्र, मानसूनी सत्र तथा शीतकालीन सत्र का जो है आयोजन करवाया जाता है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। संसद के बारे में उपबंध आर्टिकल 79 के अनुसार किया गया है ना। कल एक बच्चे जो है इससे पहले एसएससी वाले क्लास में, चूंकि क्यूज भी होता है स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन का जो ई बुक से होता है ना, क्योंकि मैं इस बार ई बुक याद कराने का भी जिम्मेवारी आपको लिया हूँ, तभी तो काम बनेगा, ठीक है। तो उसमें एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझे अभी याद है, उस क्वेश्चन को मैंने पूछा है कि किस आर्टिकल के अनुसार लोकसभा संसद का लोअर सदन होगा। बच्चे ने आर्टिकल 81 आंसर किया है, जो सरासर गलत है। 81 आर्टिकल में लोकसभा के बारे में खुद का उपबंध किया गया है, यानी लोकसभा क्या है, कैसे है, इसके कार्यकाल वगैरह क्या होते हैं, कैसे सदस्य, मतलब जो भी कैसे चलता वगैरह, जो भी इसकी क्रियाकलाप है उसके बारे में जानकारी है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका क्या है मेन, कि भाई कहाँ पे कहा गया है कि लोकसभा जो है लोअर सदन होगा, तो 79 में कहा गया है, जहाँ पे ओवरऑल संसद के बारे में उपबंध किया गया है। तो उसका आंसर बच्चा 79 होगा, न कि 81 होगा। अगर पूछा गया होता कि लोकसभा के बारे में कहाँ चर्चा है तो 81 सही होता, ठीक है। इसके अलावा हाल में ही लोकसभा के 18वीं चुनाव कराए गए, जिसकी अवधि कब से कब तक रहने वाली है, 24 से 29 रहने वाली है, ठीक है। लोकसभा कब भंग होती है, मन में विचारिए, है ना। और लोकसभा का ऑथेंटिक कार्यकाल कब से कब तक माना जा सकता है, ये भी विचारिए। देखिए ऑथेंटिक कार्यकाल वैसे तो 5 साल है, लेकिन अगर कल ही सरकार गिर जाए तो कल ही, जब तक विश्वास प्राप्त है तभी तक ना लोकसभा चल रहा है जी। जैसे ही विश्वास प्राप्त खत्म होता है वैसे ही लोकसभा गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तो प्रधानमंत्री सहित सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, तो फिर से नए सिरे से चालू ना होता है। तो इस प्रकार से आप कई सारे इसके आंसर निकाल सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है। विषम परिस्थिति में कुछ आगे तो राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 85 का प्रयोग करके पहले भी भंग कर देते हैं। तो लोकसभा के केस में कई सारे आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन का। एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितनी रखी गई है। ये क्वेश्चन को कॉपी किया हूँ मैं किसी क्लास से, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएसओ एक संस्था ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसको सीएसओ और जो है एनएसएसए नमूना सर्वेक्षण, इन दोनों को मिला के बनाया गया था, ठीक है भाई। तो 8.2% जो है पिछला जो वित्तीय वर्ष बीत गया 23-24, उसमें जो है इन्होंने इतना वृद्धि का अनुमान लगाया है, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 23-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8.2% की वृद्धि देखी गई है। किसके अकॉर्डिंग, एनएसओ के अकॉर्डिंग, है ना। 2022-23 में जीडीपी कितना देखा गया था, 7% देखा गया था। एनएसओ और सीएसओ को मिला के, माफ कीजिएगा, एनएसएसओ नमूना वाला और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इन दोनों को मिला के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया गया है ना। जीडीपी किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में कुल सेवाएं और वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी। भारत के मामले में जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। एनडीपी कैसे निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में से जब आप डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो एनडीपी निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, जो अभी वर्तमान में जीडीपी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है ये महाराष्ट्र है, सेकेंड स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को किस आंदोलन के दौरान महात्मा कहकर संबोधित किए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा की उपाधि है ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने दिया था। तो कब दिए थे, तो ये दिए थे चंपारण सत्याग्रह में। अब चंपारण सत्याग्रह में जो है कैसे दिए के, तो थोड़ा सा मैं तो इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए महात्मा गांधी जी 1893 में आपका अफ्रीका गए थे। ये पहली बार उनका विदेश जर्नी नहीं था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। तो ये जो है आपके, है ना, पहली बार नहीं गए थे विदेश, लेकिन साउथ अफ्रीका 1893 में गए थे। 1915 में लौटे थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। किसको लेकर के, तो भाई सबसे पहले इसको बता देता हूँ कि अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ कि जो 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ा था गरम दल और नरम दल में, क्योंकि मत के अनुसार फूट पड़ा था। कोई जो है गरम खून के थे, कोई शांत दिमाग से थे, है ना। तो ये जो दोनों दल में बंट गए थे, तो इन दोनों में फिर से जो है मिलाप हो जाते हैं। कहाँ पे, इसी 1916 के बैठक में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, अंबिका चरण मजूमदार कर रहा है। तो उसी बैठक के दौरान जो बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से मिलते हैं और बिहार के चंपारण आने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। आई होप आप कहानी समझ गए, ठीक है। उसके बाद बिहार के चंपारण जाते हैं गांधी जी और 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। यह क्या था सत्याग्रह, तो नील के खेती के खिलाफ था, है ना। इसे 3 कठिया पद्धति नाम दिया गया था।
3/20 यानी 20 में 3 भाग जो है नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, तो ये वाला जो नील की खेती से निजात दिलाने के लिए चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। इस प्रकार गांधी जी को साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद यह पहला सत्याग्रह था, लेकिन ये पूरे देश स्तर पे नहीं था, ये सिर्फ बिहार के लिए था। देश स्तर पे बात करेंगे तो पहला सत्याग्रह असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी का। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि देकर सम्मानित किए थे। गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद की उपाधि दिया जा चुका था, परंतु जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो जालियांवाला बाग है वो अमृतसर में है, तो इस घटना से क्षुब्ध होकर यह उपाधि गांधी जी जो है अंग्रेजों को लौटा दिए थे। गांधी जी का देश स्तर पर विस्तृत पहला सत्याग्रह या आंदोलन ये आपका था आपका असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, लेकिन इसे 1922 में बंद करना पड़ा था चौरा चौरी हिंसक हत्याकांड के कारण। गांधी जी के अन्य प्रमुख आंदोलन में आएंगे 12 मार्च 1923 को जो है दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। कहाँ से? अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से, जहाँ पे अमृत भारत जो हम लोग मनाए हैं, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये भी यहीं से शुरू किए थे, यानी साबरमती आश्रम गुजरात से, है ना। तो स्टार्ट कर 6 अप्रैल को 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़े थे, तो ये एक आंदोलन हो गया जिसे दांडी मार्च या, है ना, दांडी मार्च या नमक आंदोलन भी कहते हैं। इनके अलावा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की जो असफल हो गया, जो भी करार किए गए थे उस पर खड़े नहीं उतर पाए, तो 1942 में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन छेड़ते हैं जिसका नाम है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा भी दिए थे। इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भी जो है गांधी जी की सहयोगी रहे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से काफ़ी जो है प्रभावित थे। इसके अलावा गांधी जी की साहित्यिक लेखन में हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, एथिकल रिलीजन, नवजीवन इत्यादि समाचार पत्र जो गुजराती भाषा का था ये काफ़ी प्रमुख थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई नागरिक हैं जिन्होंने साहित्यिक नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि राइट के लिए प्राप्त किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए थे, परंतु जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आशा किरण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा, एक सेकेंड, अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आशा किरण योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है। देखिए ये आशा किरण योजना जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई है। कर्नाटक यानी योजना में आएंगे शक्ति योजना, ये किससे संबंधित है आप लोगों पे छोड़ता हूँ। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत जो है 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। इसमें कहीं तो किसी क्लास में 3000 यूनिट हो गया है। आप ही सोचिए अगर 3000 यूनिट बिजली फ्री देने लगे तो फिर कितने बिजली घर स्थापित करना पड़ेगा। तो इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दिया जाएगा। 15 फरवरी 2024 आदिवासी के जीवन के लिए, है ना, एक योजना चलाया गया जो बिरसा मुंडा का जयंती भी है 15 नवंबर, जिसे हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना। क्या नाम दिया गया? जनमन योजना है। वो जनधन योजना है जो बैंक वाला है, ये जनमन योजना है। भारत का ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ही देश के लिए पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले थे। ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी धन के अपवहन सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। तो ये कुछ बात जो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था, तो आपको जवाब देना है लंदन में किए थे, 1866 में किए थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। 1906 कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता के अंदर, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, लेकिन सिर्फ स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कोलकाता में किया गया था। प्रसिद्ध 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में जो है एक विस्तृत आंदोलन में था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में अरुणा आसफ अली भी रहे थे, जिसे आपका ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है इंडिया का। भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इनके बारे में काफ़ी कुछ जानना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। गुजरात के एकता नगर, जिसे पहला नाम केवड़िया हुआ करता था, वहाँ पे SOE स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह दुनिया में इस समय सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है और स्टैचू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार जो है ये राम सुतार साहब हैं। भारत की आयरन महिला जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय ही पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का किया गया था, फिर 1980 में 6 बैंकों का किया गया। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे देश में पहली बार आपातकाल इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी के समय में ही लगाया गया था। ये पहली महिला प्रधानमंत्री है और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अब तक इंडिया के इतिहास में, और सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला भी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगाबत है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। मुद्रा है ना, मुद्रा आप लोगों के ऊपर छोड़ दूँ? आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन कहीं है जो आप लोगों के ऊपर छोड़ा गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। मुद्रा सोम है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। मुद्रा टेंगा है। टेंगा है ना, टेंग। इसके अलावा ओमान की राजधानी मस्कट है। मुद्रा रियाल है। चलो आप लोगों के ऊपर कहाँ छोड़ दूँ, चलिए बता देता हूँ। इसका मुद्रा है सोमानी, है ना, सोमानी इसका मुद्रा होगा तजाकिस्तान की। इसके अलावा लोहा, कोबाल्ट, सोना, इनमें से प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? तो सोना हो जाएगा, है ना। चुंबकीय पदार्थ के कुछ उदाहरण जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि, ये सब चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं, जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, ये सब प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। ठीक है, क्यूरी बिंदु या क्यूरी टेम्परेचर वह पॉइंट होता है जिस पर किसी भी पदार्थ की जो मैग्नेटिक वैल्यू है, मैग्नेटिक गुण है, वो समाप्त हो जाती है, यानी चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। उसे क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्यूरी है वो रेडियो सक्रियता और रेडियम के खोज के लिए हम इन्हें जानते हैं। वैसे रेडियो सक्रियता का पिता हेनरी बैकुरल को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी दोनों हो और रेडियो सक्रियता का खोज पूछ रखा हो तो हेनरी बैकुरल आंसर देना है। ठीक है, इसके अलावा चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक अगर आपको परमानेंट चुंबक बनाना है तो आप इस्पात का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चुंबक को गर्म करने, पीटने, ऊंचाई से गिराने से इसका क्या होता है? चुंबकीय वैल्यू का ह्रास होता है, कम होता है। सोना और चांदी प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था कहने का मतलब ये ओर के रूप में नहीं पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में नहीं पाया जाता है। जहाँ मिलेगा शुद्ध ही मिलेगा, अशुद्ध मिलेगा सीधे सोनरा दुकान पे जा सकते हैं। इसके अलावा तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। सबसे अधिक जो विद्युत का सुचालक है ये आपका चांदी है। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है ना। इसके अलावा सोना और चांदी के मिश्रण को आप इलेक्ट्रम कह देते हो। सोना दुनिया की एकमात्र ऐसे द्रव्य है जो अम्लराज में ही घुलता है ना। सोना जो है एकमात्र द्रव्य अम्लराज में घुलता है। इस प्रकार से अम्लराज आपका HNO3 और HCl के मिश्रण कॉम्बिनेशन से बनती है ना, जिसे आप एक्वारेजिया भी कहते हो। इसी में सोना घुलता है, अन्यथा किसी भी लिक्विड में नहीं घुलता है। लक्षद्वीप की जो सबसे बड़ी द्वीप है वो कौन सा? आप सभी जानते हो, लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का एक समूह है। तो एंड्रोड द्वीप जो है लक्षद्वीप में, वो सबसे बड़ा द्वीप है ना। लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा द्वीप पे नहीं, है ना, 10 एक द्वीप पे ही जो है जनसंख्या निवास करते हैं, बाद बाकी खाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, 732 मीटर हाइट है। प्रसिद्ध बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग और सोमपेन जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार में 572 से भी अधिक द्वीपों का एक समूह है ना। सबसे बड़ा द्वीप बात करेंगे अंडमान निकोबार का, द ग्रेट निकोबार होगा। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि आपका जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। जो अंडमान निकोबार है वो आपका जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और वहीं लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केरल में कितने द्वीप हैं? 36। केरल को लक्षद्वीप को आधुनिक नाम कब दिया गया? तो 1973 में दिया गया। इससे पहले लक्काद्वीप या अमीनी द्वीप के नाम से हम इसे जानते थे। इसकी राजधानी कावारती है। यहाँ पे दिवेही भाषा बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेश में यह सबसे छोटू है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार ये सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई। इसके अलावा लक्षद्वीप के जो सबसे दक्षिणी है, आपका सबसे दक्षिणी है ये मिनिकॉय है, और सबसे उत्तरी जो है ये अमीनी द्वीप है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। लक्षद्वीप में 10 आवासित द्वीप आपके सामने है। ये है आगती, अमीनी, कदमत, केल्तन, चेलतत,
बिटरा, एंड्रोट, कल्पेनी, मिनिकॉय, ये 10 जो है जो आवासित है। इसमें किदमत जो है, कदमत, इसको ब्लू फ्लैग भी दिया गया था, किदमत और थुंडी बीच को, है ना। अभी लास्ट ब्लू फ्लैग प्रमाणित यही दोनों बीच है, किदमत और थुंडी। इसके अलावा 1 नवंबर को कुल 9 स्टेट जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। चूँकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब ये एग्जाम होगा, तो नंबर से पहले, यानी मान लीजिए मेरा मानना है कि एग्जाम आपका अगस्त में होगा या फिर जुलाई के लास्ट में होंगे। इसके अलावा अरावली पर्वत की शिखर की जो हाइट है, सबसे ऊंची गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सिक्किम में जो पूर्णतः भारतीय जो चोटी है, जो हिमालय रेंज की कंचनजंगा है, उसकी हाइट 85-86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की 88-50 मीटर है और K2 का 86-11 है। ये दुनिया के 3 जो पर्वत श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा, इनकी हाइट भी पूछा जाता है। इंडोनेशिया आप जानते हैं कि भाई द्वीपीय समूह वाला देश है, तो उनका भी सबसे बड़ा कोई ना कोई द्वीप होगा, तो बोर्नियो है। एशिया में सबसे बड़ा द्वीप भी बोर्नियो है। विश्व में सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड है और दूसरा सबसे बड़ी द्वीप गिनी है। ठीक है, तो आपको कैसा रहेगा, ग्रीनलैंड और गिनी, ये 1 नंबर और 2 नंबर है जो है आपका एरिया के हिसाब से द्वीप, इतनी विस्तारता। और नदी पर स्थित द्वीप माजुली, ये दुनिया में सबसे बड़ी है जो असम में है। मार्तंड सूरज मंदिर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करकोट राजा ललितादित्य ने करवाया था। मेहसाना स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात में है, जो सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम ने करवाया था। मोढेरा भारत का सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव भी है। कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। तमिलनाडु स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। धमेक स्तूप, सारनाथ, बराबर की गुफा, सांची का स्तूप इत्यादि का नाम जो है राजा अशोक के साथ जुड़े हुए हैं। NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देश के कुल साक्षरता दर कितनी मापी गई थी। देखिए, जनगणना 2011 की बात नहीं हो रहा है, यह NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस 2020 में एक रिपोर्ट जारी किया साक्षरता को लेके। तो इसमें पूरे देश की ओवरऑल लिटरेसी रेट 77.7% आंका गया था, जबकि अगर आप बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो 74.04% लिटरेसी रेट बताया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है ना। भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के साक्षरता रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में समग्र साक्षरता 77.7% और शहरी 87.7% आंका गया था। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता की बात करेंगे 73.5% था। मेल साक्षरता 84.7 और फीमेल साक्षरता है ना आपका 70.3% मापा गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल और सबसे कम साक्षर राज्य आंध्र प्रदेश को डिक्लेयर किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य तो केरल को बताया गया था, लेकिन सबसे कम साक्षर राज्य बिहार को बताया गया था। लेकिन ये जो NSO का रिपोर्ट है साक्षरता वाली, इसमें आंध्र प्रदेश को सबसे कम पढ़े लिखे राज्य का दर्जा दिया है। ये आपके सामने प्रदर्शनकर्ता सर्वश्रेष्ठ और खराब प्रदर्शनकर्ता का लिस्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षर, 2 नंबर पे दिल्ली है, 3 नंबर पे उत्तराखंड है। सबसे खराब प्रदर्शन में पहला पर आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरे पे बिहार है। तो अगर आपसे कल होकर कोई पूछे कि NSO साक्षरता रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार है ना जो है सबसे कम लिटरेसी रेट में किस क्रमांक पे है, तो तीसरे क्रमांक पे है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे डाटा है लिटरेसी रेट 74.04, मेल लिटरेसी रेट 82.14 और फीमेल जो है आपका 65.46% रहा था। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देसी शराब बनाते हुए आपने देखा होगा, आए दिन पेपर में देखते होंगे। तो ये आपका किण्वन फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेट हो जाता है ना। इसके अलावा किण्वन फर्मेंटेशन का कुछ उदाहरण जैसे ईख से शराब का उत्पादन, गीला मैदा का जो है खट्टा हो जाने से जलेबी बनते हुए, ताज़ा मैदा का कभी जलेबी नहीं बन सकता, अच्छा है ना। पहले जो है फर्मेंट कर देता है आपको आटा को, है ना, पहले ही लगा के रख देते हैं आटा, एक दिन छोड़ देते हैं, थोड़ा खट्टा होता है, फिर जलेबी मस्त बनता है, खाने में भी अच्छा लगता है। इसके अलावा आपने छोला भटूरा खाया होगा, वो भी इसी प्रक्रिया से जो है बनता है भैया, है ना। किण्वन के प्रोसेस से गुजरते हैं आटा थोड़ी समय के लिए। इसके अलावा ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, ऊर्ध्वपातन, कपूर वगैरह। द्रवों को वाष्पीकृत शुद्ध करने की घटना को डिस्टिलेशन कहते हैं। समुद्री जल को इसी प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण करते हैं, जैसे लक्स की खुशबू महकेगा दिन भर। इसके अलावा वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, किसान डालडा, है ना। रबर को कठोर बनाने के लिए बलनीकरण का प्रयोग करते हैं, MRF टायर, है ना। इसके अलावा लोहा पर जिंक
द्वारा चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना। जिंदल स्टील टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। इसके अलावा भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश, मैंने ऐसे ही मजाक किया भाई, सबका एग्जाम्पल दिया है फनी वे में ताकि आपको याद हो पाए क्या होता है ये चीज़, ऐसे ही समझ जाओ। भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश पूर्ण रूप से स्थलरुद्ध है, तो 3 गो है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत को 7 गो पड़ोसी स्थलीय देश है, लेकिन उसमें 3 गो जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये कौन कौन से हैं, तो ये आपका जो है लैंडलॉक्ड कंट्री, एक तो नेपाल हो जाएगा, एक अफ़गानिस्तान हो जाएगा, नेपाल अफ़गानिस्तान और एक भूटान हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से लैंड लॉक्ड है, बाद बाकी जो है समुद्री सीमा को भी टच करता है। इसके अलावा जो भी आपका पड़ोसी देश से क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक वाइज वाला PDF आई होप जो ई बुक के फॉर्मेट में है 18 से अधिक टॉपिक का, 60 पेज से अधिक का, है ना, तो वो आपने प्राप्त कर लिया होगा। वहाँ से आप अच्छे से पड़ोसी देश के बारे में जानकारी रख के जाए, जैसे भाषा क्या है, किस धर्म के लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, मुख्य नदी कौन सी है ना, कब आज़ाद हुआ था, या ना राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय नृत्य क्या है, ये सब बात वहाँ पे आपको बताया गया है। जो जलीय सीमा वाला है ये श्रीलंका और मालदीव है ना। यहाँ पे आपको कुछ उसी का एक पेपर कटिंग। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगती है। फिर भी मैं बता रहा हूँ जो सबसे बड़ी सीमा वाला देश है स्थलीय सीमा वाला वो कनाडा है। सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश चाइना है, 14 देशों के साथ। ये कनाडा और चाइना दोनों अलग अलग आंसर है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है भाई। सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा कनाडा का है, सबसे अधिक सीमा जो है साझा करता है अधिक देशों के साथ वो चाइना है। इंडिया में राज्यों में गुजरात प्रथम टॉप पे है, आपको जो है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा तटीय राज्यों में आपका गुजरात का है ना। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की तटरेखा की लंबाई गुजरात से भी ज़्यादा हो जाता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा की टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर है। कोस्टल में गुजरात की सबसे लंबा हो जाएगा, मैंने बताया कि गुजरातों से लंबा है अंडमान निकोबार का। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पूर्वी घाटी की ऊंची चोटी जिंदगरहा है। पश्चिमी घाटी की ऊंची चोटी कार्डेमम हिल या आपका अन्नामलाई पहाड़ी केरल है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु है। तो ये थे भाई आपका भूगोल से क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हाल में ही चर्च में रहे मैतेई समुदाय के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, तो ये मणिपुर में, आपने देखा भी होगा ये काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले लिया था। भारत के असम प्रांत में बोडो समुदाय के लोग निवास करते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में अधिकांश जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। और अगर आपसे कहे कि भाई इस बार जो है सबसे ज़्यादा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक संख्या किस जनजातीय समुदाय के थे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। एक तो गोंड आपको ऑप्शन देता हूँ, दूसरा आपको भील ऑप्शन देता हूँ। यही दोनों में से बता दीजिएगा कि इन दोनों में से कौन थे, ठीक है। इनके अलावा मोनपा जनजाति ये आपके अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश में रहेंगे। ओंग जनजाति और सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में रहेंगे। मसाई समुदाय के लोग अफ्रीका में निवास करते हैं। निग्रोइड पिग्मी ये भी अफ्रीका में ही निवास करते हैं। एक्सिमो कनाडा और ग्रीनलैंड के पार्ट में निवास करते हैं। एक्सिमो का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन और रखता हूँ। गारो खासी जयंतिया समुदाय के लोग सिक्किम में निवास करते हैं, ये पहाड़ी भी है। चंग नागा जनजाति के लोग नागालैंड में निवास करते हैं। आपने चंगसांग नृत्य का नाम सुना होगा, ये आपके नागालैंड में ही होता है इन्हीं के द्वारा। तो दोस्तों ये जो था आज की प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो BSSC और बिहार पुलिस पे आधारित हुआ करता है। अगर आपको लगता है कि भाई कंटेंट में दम है और विश्वास करते हैं आप मुझ पे, तो आप जो है BSSC और ये ले सकते हैं, और रेलवे का भी SSC का भी जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों 2-3 प्रश्न पूछे हैं, जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक आया है तो अच्छा भी लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना।